नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया की यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है यूपीएससी पीटी 2025 के लिए विजन आईएएस के टेस्ट पेपर शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है विजन आईएएस का 1 नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो इंडियन पॉलिटी पे आधारित है। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग जो है दृष्टि आईएएस और संस्कृति आईएएस के भी टेस्ट पेपर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि संविधान द्वारा प्रदान की गई पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संविधान लोगों को सामूहिक पहचान प्रदान करता है जब वे आधारभूत नियमों के लिए सहमत होते हैं। दूसरा कथन है कि संवैधानिक नियम राजनीतिक पहचान तो प्रदान करते हैं लेकिन नैतिक पहचान प्रदान नहीं करते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। तो संविधान जो है लोगों की जो है मूल पहचान को व्यक्त करता है और यह सामूहिक पहचान तब बनती है जब लोग शासन और प्राधिकार से संबंधित आधारभूत नियमों के लिए सहमत हो जाते हैं। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, लेकिन दूसरे संदर्भ में देखा जाए तो नैतिक पहचान के संदर्भ में तो जो है संविधान व्यक्ति को नैतिक पहचान भी प्रदान करता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दे रखा है, नहीं का ऑप्शन है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सही केवल पहला स्टेटमेंट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संविधान के तहत मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से कितने जो है संरक्षण उपलब्ध हैं। तो 3 प्रकार के संरक्षण यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है हिरासत में लिए गए लोगों को निरोध के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए भले ही वे सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो। दूसरा है यदि मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत को अधिग्रहित नहीं करता तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के उपरांत रिहा किया जाना अनिवार्य है। तीसरा ऑप्शन है हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन का अवसर दिया जाएगा। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो देखा जाए तो ये व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोध के से संरक्षण जो है संविधान का अनुच्छेद 22 जो है यह उपबंध प्रदान करता है। और जो है इसमें 2 प्रकार की हिरासतों के बारे में जिक्र किया गया है, पहली दंडात्मक और दूसरी निवारक। तो यहाँ पे देखा जाए तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निरोध के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध माने जाने वाले तथ्यों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत है, क्योंकि यदि मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत को अधिग्रहित नहीं करता तो व्यक्ति को 24 घंटे के उपरांत रिहा होने का अधिकार है। हालांकि यह प्रावधान केवल उस स्थिति में के लिए प्रावधानित किया गया है जब व्यक्ति को सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हो। यह निवारक निरोध कानून के मामले में इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है। केवल तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की नीति के निदेशक तथ्यों की एक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो राज्य की नीति के निदेशक तथ्यों की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इसका सही जवाब होगा कि ये जो है कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका की स्वेच्छाचारी विधियों पर अंकुश के रूप में कार्य करते हैं। ये जो है इसकी विशेषता नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानवाद की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे संविधानवाद की अवधारणा का जो है उत्तम जो है वर्णन करता है। तो यहाँ पे चौथे में देखा जाए तो संविधानवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें सरकार अपने प्राधिकार मूल विधि से प्राप्त करती है और ये प्राधिकार इसके द्वारा ही विधिक रूप से सीमित होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑपरेशन अमृत का उद्देश्य है। तो ऑपरेशन अमृत का उद्देश्य है जो
तो उसका उद्देश्य है एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक जो है उपयोग को रोकना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसको केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने जनवरी 2024 के पहले सप्ताह में ऑपरेशन अमृत नामक एक परीक्षण शुरू किया। इसका उद्देश्य जो है राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग पर रोक लगाना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तथ्यों का मूल उद्देश्य है? तो इसका मूल उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जो है निर्मित करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसे 2003 के 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से गठित किया गया था। दूसरा कथन है कि अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तीसरा कथन है कि किसी भी शिकायत की जांच करते समय आयोग के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो 1990 के दशक में जो है 65वां संवैधानिक संशोधन जो है पारित किया गया, जिसके तहत जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है सेपरेट राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। मतलब सेपरेट नहीं था, संयुक्त रूप से जो है राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1990 में 65वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। लेकिन आगे चलकर इसमें जो है बदलाव की ज़रूरत महसूस हुई सरकार को, तो सरकार ने जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए उसने जो है 2003 में 89वां संवैधानिक संशोधन जो है किया। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो तीनों सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे 7 नंबर में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजवादी सिद्धांतों में से कितने जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित होते हैं? तो कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो एक तो सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 39 के तहत जो है प्रावधानित है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करना और प्रसूति सहायता का उपबंध करना अनुच्छेद 42 के तहत जो है प्रावधानित है। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है गलत होगा, क्योंकि ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना एक गांधीवादी सिद्धांत है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है, अनुच्छेद 40 में किया गया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। तो केवल 2 ही ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9वां, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कितने निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? तो इसमें जो है 2 ऑप्शन है। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को प्रदान करना अनुच्छेद 39 में प्रावधानित है, और समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 39A के तहत जो है प्रावधान किया गया। तो पहला सही है और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि इसका उल्लेख जो है 44वें संविधान संशोधन में जो है इसका उल्लेख किया गया है, जो 1978 में जो है पारित हुआ था। तो केवल 2 स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से किस प्रकार पारित किए गए विधेयक के माध्यम से 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है? तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 3 में जो है किया गया है, जिसमें संसद में साधारण बहुमत के माध्यम से जो है नए राज्य का गठन किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में हिमालयन वुल्फ सुर्खियों में था। इस संदर्भ में हिमालयन वुल्फ से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हिमालयन वुल्फ या हिमालयी भेड़िया हिमालय पर्वत श्रेणी से संलग्न विभिन्न देशों में पाए जाते हैं, जिसमें भारत, नेपाल और तिब्बत के कुछ जो क्षेत्र हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। और हिमालयन वुल्फ के पर्यावास के लिए देखा जाए तो भारत के उत्तराखंड और सिक्किम के क्षेत्र काफ़ी जो है प्रसिद्ध है, जहां वुल्फ की कुछ आबादी पाई जाती है। तो यहाँ पे बी स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें लिखा है यह प्रजाति प्राकृतिक रूप से केवल ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है।
तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके अलावा जो है 27 जून 2023 को जो है एक आकलन किया गया, जिसके अनुसार जो है हिमालयन उल्फ को IUCN की रेड लिस्ट में जो है सुवेद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और देखा जाए तो इनकी कुल आबादी लगभग 2275 से लेकर 3792 के बीच है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है सी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है और ए ऑप्शन तो यहाँ पे गलत है ही। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जो है तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसे अपनी शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 से प्राप्त होती हैं। दूसरा कथन है यह प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करती है। तीसरा कथन है ये भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की जांच करती है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो CBI की स्थापना वर्ष 1963 में एक संकल्प पारित करके की गई थी इसकी स्थापना, और यह जो है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अधीन कार्य करती है। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। और CBI को अपनी शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 के तहत प्राप्त है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही हो गया। इसके अलावा जो है तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, तो पहला तीसरा सही है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश NG मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि आकाश NG सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है सही होगा। दूसरा है इस मिसाइल प्रणाली में रैमजेट इंजन लगे हैं। तो इस मिसाइल में जो है 2 पल्स ठोस रॉकेट मोटर का उपयोग किया गया है, जिसने पुरानी आकाश मिसाइल में प्रयुक्त रैमजेट इंजन को जो है प्रतिस्थापित किया है। इससे पहले जो मिसाइल थी उसमें जो है ये रैमजेट इंजन लगा था, लेकिन अब नहीं लगा, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है इसे जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो गया। चौथा यहाँ पे सही है, इसलिए टोटल 2 स्टेटमेंट सही होंगे, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ निकाय है, दूसरी तरफ अध्यक्ष है। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन सामने लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। और क्वेश्चन में पूछा गया था उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही है, तो केवल 2 युग्म सही हैं, पहला और दूसरा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कितने वाद मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के बीच विवादों या टकरावों से संबंधित है। तो ये जो वाद हैं इनका नाम है गोलकनाथ वाद 1967 और मिनर्वा मिल्स वाद 1980। ये दोनों जो है मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के बीच जो है विवादों और टकरावों से संबंधित है। तो सही के लिए पूछा गया है क्वेश्चन में, तो 2 स्टेटमेंट सही है, दूसरा और चौथा। इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी। दूसरा है राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी। तीसरा कथन है कि अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों में कटौती। तो पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कितने अनिवार्य रूप से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम माने गए हैं। तो अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके संदर्भ में देखा जाए तो अनुच्छेद 355 के तहत जो है केंद्र पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व तो है कि प्रत्येक राज्य की सरकार जो है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप संचालित हो रही है, और यह दायित्व जो है और उसका ये भी दायित्व है कि वह जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में जो है
केंद्र जो है संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्य की शासन व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले सकता है, जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से संबोधित किया जाता है। और इसके अलावा जो है देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी हो जाती है। लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है मूल अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो है पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है राष्ट्रपति शासन के दौरान भी संबंधित राज्य जो है उच्च न्यायालय की संवैधानिक जो है स्थिति, दर्जा, शक्तियाँ और कार्य जो है प्रभावी रहते हैं, यथावत ही रहते हैं। तो इसलिए पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है। तो केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कितने विकल्प होते हैं? वह विधेयक की स्वीकृति को रोक सकता है, ये गलत है। वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ये भी गलत है। वह विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है, ये सही है। तो केवल एक स्टेटमेंट सही है तीसरे नंबर का, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसने मूल संरचना के सिद्धांत को परिभाषित किया है? तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद जो है संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने अभी तक यह परिभाषित या स्पष्ट नहीं किया है कि संविधान का मूल संरचना है क्या, तो इसलिए यहाँ पे कोई सा भी विकल्प काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कार्यों में से कौन से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा किए जाते हैं? तो ये 3 कार्य हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों कार्य जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, कथन है एक कि इसके तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक कर दिया गया। ये दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसके तहत पृथक रूप में गवर्नर जनरल की एक विधायी परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। परिषद की ये विधायी शाखा ब्रिटिश संसद की समान प्रक्रियाओं को अपनाते हुए एक लघु संसद के रूप में कार्य करती थी। तो उपर्युक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम को वर्णित किया गया है? तो इसके तहत जो है चार्टर अधिनियम 1853 को वर्णित किया गया है इस कथन के माध्यम से। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंध का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है इनके बीच की जो है संबंध को जो है प्रकल्पित करता है? तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, समानता के अभाव में स्वतंत्रता से अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। ऐसा जो है इसमें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने भाषण के दौरान जो है प्रतिक्रिया स्वरूप ये कथन कहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शब्दावली हाल ही में सुर्खियों में रही। इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किसमें पोतों की सुरक्षित नव संचलन में सहायता करना है? तो लाल सागर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित पर विचार करें। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं, विधान परिषदें। तो उपर्युक्त में से कितने जो है सभी संविधान संशोधन प्रक्रियाओं में अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं? तो एक तो राष्ट्रपति शामिल होता है, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषदें शामिल नहीं होती। तो यहाँ पे केवल 3 सही जवाब होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सीवीसी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा करता है। दूसरा कथन है सीवीसी के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। तीसरा कथन है राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर सीवीसी को हटा भी सकता है। तो यहाँ पे 24 नंबर का देखा जाए तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है,
दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे 70 नहीं 65 वर्ष होनी चाहिए उम्र, तब तो सही होता, लेकिन 65 नहीं है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो पहला तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो केवल 2 ऑप्शन यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि केंद्र को किसी भी विषय पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा कथन है राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियाँ निलंबित कर दी जाती हैं। तीसरा कथन है केंद्र और राज्यों के बीच करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित करने की शक्ति संसद में निहित हो जाती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो 25 में देखा जाए, एक तो पहला कथन सही है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, दूसरा यहाँ पे गलत है क्योंकि किसी राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जाता बल्कि वह संसद की शक्तियों के अधीन आ जाती हैं, इसलिए दूसरा कथन गलत है। और तीसरा कथन भी यहाँ पे गलत है क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है, तो यहाँ पे तीसरा भी गलत है। तो केवल एक कथन सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित निगमों या प्राधिकरणों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है भारतीय खाद्य निगम, तीसरा है भारतीय स्टेट बैंक, चौथा है भारतीय जीवन बीमा निगम। तो उपयुक्त में से कितनों की जो है लेखा परीक्षा पूर्णतः एवं प्रत्यक्षता भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग द्वारा की जाती है। तो इसमें देखा जाए तो सार्वजनिक निगमों की लेखा परीक्षा में कैग की भूमिका जो है सीमित होती है। हालांकि कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूर्णतः एवं प्रत्यक्षता कैग द्वारा की जाती है, जैसे दामोदर घाटी निगम और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इनकी की जाती है। लेकिन जो है कुछ अन्य निगमों की जो है पूरी तरीके से लेखा जो है निजी क्षेत्र के हाथों में है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो है उनकी लेखा परीक्षा विशेष रूप से निजी पेशेवर लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है, इसमें कैग की कोई भूमिका नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय खाद्य निगम, ये सब सम्मिलित है इसमें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन कोई भी नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होना, दूसरा है हरियाणा राज्य का निर्माण, तीसरा है सिक्किम राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करना, चौथा है नागालैंड राज्य का गठन। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है गोवा को जो है 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो यहाँ पे 1987 और 1963 में जो है नागालैंड को जो है नागालैंड राज्य का जो है गठन किया गया। और जो है 1966 में जो है 17वां राज्य जो है हरियाणा बना और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना पंजाब राज्य से अलग होकर। तो यहाँ पे हो गया 1966। इसके अलावा जो है 1974 में सिक्किम राज्य बना। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राज्य पुनर्गठन आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। दूसरा कथन है राज्य पुनर्गठन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला ऑप्शन भी सही है, नहीं पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के रूप में भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन किया गया। इस राज्य का गठन मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके किया गया था। इसके लिए एक लंबा विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल काफ़ी फेमस है। ये भूख हड़ताल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामालू ने की थी, जिनका बाद में आंदोलन के पश्चात निधन हो गया था। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और जो है आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए जो है एक जो है समिति का गठन किया गया था 1953 में। यह एक 3 सदस्यीय समिति थी जिसकी अध्यक्षता जो है फजल अली जी कर रहे थे, और इसके 2 मेंबर और थे, KM पडिक्कर और HN कुंजरू, ये 2 इसके मेंबर थे। और इन्होंने जो है 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और रिपोर्ट में भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के लिए मुख्य आधार बनाए जाने को व्यापक रूप से स्वीकार किया
हालांकि इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें। पहला कथन है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि जो है कब की गई, 1949 में। और भारत के राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और जो है समान कानूनों का अधिनियमन जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 1947 में जो है पारित किया गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कार्य भारत की संविधान सभा द्वारा किए गए थे। तो ये जो है तीनों कार्य किए गए थे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, बैलाडिला और जो है कुद्रेमुख और मयूरभंज के बीच क्या समानता है। तो ये तीनों जो है लौह अयस्क भंडार के स्थल है, लौह अयस्क भंडार के जो है स्थल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कितनों की परिकल्पना भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में की गई। पहला है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, दूसरा है कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, तीसरा है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो अनुच्छेद 23 में जो है मानव दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बालात् श्रमों के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाने का जो है प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट सही है। और अनुच्छेद 24 जो है किसी भी कारखाने, खान अथवा संकट जो है मय गतिविधियों जैसे कि निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन या काम करने पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 24 से। तो ये भी दूसरा सही है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। इसे स्वतंत्रता के अधिकार यानी अनुच्छेद 19 से 22 के तहत जो है शामिल किया गया है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा तीसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन से व्हाइट गुड्स के उदाहरण हैं। एक तो वॉशिंग मशीन है, दूसरा एयर कंडीशनर है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं व्हाइट गुड्स कहाँ किसे जाता है। तो भारी तथा उपभोक्ता के लिए टिकाऊ वस्तुएं या बड़े घरेलू उपकरणों को व्हाइट गुड्स कहा जाता है। ये वस्तुएं परंपरागत रूप से केवल सफ़ेद रंग में उपलब्ध होती थी। उदाहरण तो आपको बता ही दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संवैधानिक संशोधन द्वारा किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपा जा सकता है। दूसरा कथन है भारत और अन्य देश के बीच सीमा विवाद का समाधान करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 33 में देखा जाए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो कोई सा भी यहाँ पे बोला गया सही नहीं है, तो दोनों सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन करके ही भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपा जा सकता है। और इस तरह जो है 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर बेरूबाड़ी यूनियन क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इस प्रकार यहाँ पे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो पहला दूसरा दोनों सही थे। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये तीनों जो रिट दे रखी हैं, तो यहाँ पे देखा जाए पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, ये यहाँ पे सही नहीं है। तो दूसरा भी यहाँ पे सही नहीं है। सही कौन सा है? तीसरा। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है एकल नागरिकता, दूसरा लिखित संविधान, तीसरा है एकीकृत न्यायपालिका, चौथा है संविधान की कठोरता।
तो उपयुक्त में से कितनी जो है भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं? एक तो जो है लिखित संविधान, संघीय विशेषताओं के बारे में हो रहा है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनी विधायिका। तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा और चौथा सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है। एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है जब वह है, पहला है युद्ध के दौरान किसी अन्य विदेशी राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त कर ले, दूसरा है युद्ध के दौरान दुश्मन राष्ट्र के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार करे, तीसरा है देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 36 में क्या देखा जाए, सही के लिए पूछा गया है। तो किसी को जो है नागरिकता खोने के संदर्भ में देखा जाए तो पहला शर्त है कि यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की हो तो हट जाती है, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया हो तो भी नागरिकता चली जाती है। इसके अलावा यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ गैर कानूनी तरीके से व्यापार या संचार स्थापित किया है तो ये सही है। और पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो तो भी, तो ये भी सही है, लेकिन ये यहाँ पे सही नहीं है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है। संविधान सभा द्वारा अपनाई गई संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कितने विशेषणों का उपयोग किया गया है? समाजवादी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सही है, और लोकतांत्रिक। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में जोड़ा गया था, और इसी संशोधन द्वारा जो है अखंडता शब्द को भी संविधान में शामिल किया गया था। तो 2 स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है। हाल ही में सुर्खियों में रहे बबल बेबी सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह एक हृदय रोग है जो कोविड-19 से प्रभावित शिशुओं और बच्चों में देखा जाता है। दूसरा कथन है बीबीएस का एकमात्र उपचार हृदय प्रत्यारोपण है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला कथन तो यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि बबल बेबी सिंड्रोम को चिकित्सकीय रूप से सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी के रूप में जाना जाता है। यह बहुत ही दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ जीवन घातक समस्याओं का कारण बन सकता है, और यह बीमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है। दोनों ही कथन गलत हैं, इसलिए यहाँ पे सही के लिए पूछा गया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है। संविधान के प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये 3 कथन है। पहला है इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। दूसरा कथन है यह सभी प्रकार के धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है। तीसरा है यह भारतीय क्षेत्र में रहने वाले विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे 39 में देखा जाए, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, तीसरा भी यहाँ पे गलत है। तो सही के लिए पूछा गया था, तो एक ही ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है। भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा बाद में जोड़ा गया? तो बाद में जो है जोड़ा गया जो है देखा जाए तो वर्ष 2002 में जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया भारत में शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए, जिसके तहत अनुच्छेद 21 के तहत एक नया अनुच्छेद आया 21A, और इसके तहत शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक मूल अधिकार बना दिया गया। और बाद में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराया जाए, और यह कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन अपने सभी नागरिकों के लिए समता, स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त करने की प्रस्तावना के उद्देश्य को प्रभावी बनाता है? तो ये है मूल अधिकार। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, यूरिया गोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह सल्फर कोटेड यूरिया है। दूसरा कथन है कि सल्फर की कोटिंग तीव्र गति से नाइट्रोजन की आपूर्ति को सक्षम बनाता है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला कथन तो सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि सल्फर कोटिंग जो है खेतों में नाइट्रोजन की अधिक दक्षता से आपूर्ति सुनिश्चित करती है, तो इसलिए दूसरा गलत है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की वित्तीय आसूचना इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है जिस पर संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और उस जानकारी की प्रोसेसिंग, विश्लेषण और प्रसार करने की जिम्मेदारी है। दूसरा कथन है, यह अपनी रिपोर्ट सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक आसूचना परिषद को देता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 43 में देखा जाए तो दोनों कथन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, भारत निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए भारत के संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से किसे शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है कि संविधान द्वारा निर्वाचन आयुक्तों की सेवानिवृत्ति के बाद सरकार में अन्य नियुक्तियों को प्रतिबंधित किया गया है। अन्य नियुक्तियों को प्रतिबंधित किया गया है, ये कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा कथन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है। तो दूसरा कथन यहाँ पे क्या है? सही है। तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की जो है पदावधि का उल्लेख किया गया है, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो यहाँ पे केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व आर्थिक स्थिति एवं परिदृश्य रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। और इस समय जो है भारत की सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि दर को संशोधित करके इस रिपोर्ट में 6.2% बताया गया है। ये रिपोर्ट 2024 की है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सबसे पहले क्या घटित हुआ? तो सबसे पहले जो है के.एस. धर आयोग का गठन किया गया सन 1948 में, जून 1948 में। और जो है दिसंबर 1948 में जो है एक जो है भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, JVP समिति का गठन किया गया दिसंबर 1948 में। इसके अलावा फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया। में किया गया फजल अली आयोग का गठन। और ये जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया, ये आया 1956 में। तो इस प्रकार यहाँ पे सबसे पहले के.एस. धर समिति का गठन हुआ, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। दूसरा है व्यक्तियों का जो है युक्ति युक्त वर्गीकरण। तीसरा है समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार। तो प्रयुक्त में से कितने जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सुनिश्चित किए गए हैं? तो यहाँ पे सभी तीनों जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में इनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत इनको जो है स्थानित किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का महान्यायवादी के बारे में चारों कथन हैं।
और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में हमें भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था के बारे में कहा गया है और यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। और पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, पहला सही है, चौथा सही है, दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है, दूसरा तीसरा गलत है ना, चौथा सही है। तो पहला चौथा सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राष्ट्रपति आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तीसरा कथन है कि आपातकाल की उद्घोषणा के 2 माह के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है। चौथा कथन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति पर लोकसभा का कोई नियंत्रण नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति पर लोकसभा का कोई नियंत्रण नहीं है। और राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में देखा जाए तो अनुच्छेद 352 के तहत इसका जो है प्रावधान किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और शुरुआत में देखा जाए तो संविधान ने जो है राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी का उल्लेख किया था, किंतु यह शब्द बहुत ही अस्पष्ट और इसका अर्थ व्यापक था। इसलिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द से जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है और चौथा भी यहाँ पे गलत है। तो सही केवल एक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रयोग का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन कि एक व्यक्ति अपने माता पिता से विरासत में संपत्ति प्राप्त करता है, यह मूल अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है, दूसरी तरफ अपनाया गया है किनके द्वारा। तो मूल अधिकार जो है यूएसए द्वारा अपनाया गया, ये यहाँ पे गलत है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को जो है आयरलैंड से अपनाया गया, ये सही है। केंद्र के पास जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कनाडा के माध्यम से है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है सरकार का संसदीय स्वरूप जो है, सरकार का संसदीय स्वरूप जो है कहाँ से लिया गया है, ये जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ना कि कनाडा से। और यहाँ पे ब्रिटिश संविधान होना चाहिए, तो ये भी सही होता। तो कहा गया है इसमें सी ऑप्शन, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। यहाँ पे ब्रिटिश कर लेना, ब्रिटेन, तो ये भी चौथा भी सही हो जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये 3 जो है कथन दे रखे हैं, इनको देखना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो 52 में देखा जाए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तीसरा भी गलत है, पहला ही यहाँ पे सही है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ये संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकार को सीमित करता है। दूसरा कथन है यदि कोई संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार, अंतिम अधिकार न्यायपालिका के पास है। तीसरा कथन है यह संविधान के लागू होने के बाद से सभी संशोधनों पर लागू होता है। तो सही कथन का चुनाव करना है। तो 53 में देखा जाए दूसरा सही है, पहला सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो केवल 2 स्टेटमेंट सही है, तो ए और बी, पहला दूसरा सही है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन के जो है मानदंडों का निर्धारण करता है। तो ये निर्धारण जो है 54 में संसद करती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो मूल कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो है संविधान में शामिल किए गए, और इस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति, जिनकी सिफारिश पर इनको सम्मिलित किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करने वाले विधेयक को आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना था या किया जाना चाहिए। दूसरा कथन है राज्यों में विधान परिषदों के गठन या उनकी समाप्ति के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 56 में देखा जाए तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा इसलिए गलत है कि यदि विधेयक जो है संविधान की संघीय प्रणाली के संशोधन से जो है संशोधन के मुद्दे पर हो, तो इसे आधे राज्यों की विधान मंडलों के साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि राज्यों में विधान परिषदों के गठन या उनकी समाप्ति के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, शॉर्ट सेलिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसमें जो है ऐसे स्टॉक को बेचना शामिल है जो ट्रेडिंग के समय व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं था। दूसरा कथन है कि सेबी जो है खुदरा और संस्थागत निवेशकों दोनों के लिए शॉर्ट सेलिंग की अनुमति देता है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभी हाल ही में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार और सेबी को इस तथ्य की जांच करने का निर्देश दिया कि क्या शॉर्ट सेलिंग पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से निवेशकों को नुकसान हुआ था, जिसके कारण जो है शॉर्ट सेलिंग शब्द जो है चर्चा का विषय रहा। और शॉर्ट सेलिंग के तहत कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर नहीं रखने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट में उन शेयरों को बेच सकता है, उसे ही शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। और इसके तहत कोई व्यक्ति शेयर के मूल्य में गिरावट की उम्मीद में ब्रोकर से शेयर उधार लेकर उसे बेच देता है। जब उम्मीद के अनुसार उस शेयर के मूल्य में गिरावट होती है, तब वह उसे खरीदकर ब्रोकर को वापस कर देता है। इस तरीके से लाभ कमाया जाता है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को राज्य विधानमंडल में शुरू किया जा सकता है। दूसरा कथन है एक गैर सरकारी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकता है। तीसरा कथन है कि संसद के प्रत्येक सदन के लिए संविधान संशोधन विधेयक को अलग से पारित करना अनिवार्य है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो 58 में देख के बताना है कि कितने कथन सही हैं। तो पहले कथन के बारे में बात किया जाए तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आपको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत जो है उपबंधित है। और संविधान में संशोधन करने से जुड़े विधेयक की शुरुआत जो है संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है। इस तरीके की विधेयक की शुरुआत राज्य विधानमंडल से नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे सही है, तीसरा भी यहाँ पे सही है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दो स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 59, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि टीवी कंटेंट को सीधे मोबाइल फ़ोन पर स्ट्रीम करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा कथन है यह 2G और 3G सहित सभी प्रकार की मोबाइल नेटवर्क जो है पीढ़ियों के अनुरूप है। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया। दूसरा कथन है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और प्रशासनिक दोनों गतिविधियों को समाप्त कर दिया। तीसरा कथन है इसने पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है? तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है कि इसने जो है मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की विधायी संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया, और इस समय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है बनाए गए थे 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक जो है व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब ये जो है विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन चुका था। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र जो है ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए थे। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि 1853 के चार्टर्ड अधिनियम ने जो है पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी, ना कि 1833 वाले चार्टर्ड में। तो केवल एक ही सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वर्तमान में भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक बन जाता है यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। दूसरा कथन है देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास भारत में बोली जाने वाली किसी भी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है दोनों कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि 3 दिसंबर 2004 के बाद से भारत के बाहर पैदा हुआ कोई भी बच्चा वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता जब तक कि उसका जन्म तिथि के 1 वर्ष के भीतर या केंद्र सरकार की अनुमति से उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकृत न हो। इसके अलावा किसी भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में किसी नाबालिग बच्चे के जन्म के पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी, और भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में आवेदन के साथ ही नाबालिग बच्चे के माता पिता को लिखित रूप से ये शपथ देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है। किसी विदेशी क्षेत्र के भारत का हिस्सा बनने पर वहाँ के लोग भारत के नागरिक होंगे, यह निर्दिष्ट करने की शक्ति किसमें निहित है? यदि किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया जाता है
तो भारत सरकार उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो उस क्षेत्र के लोगों में से भारत के नागरिक होंगे। ऐसे व्यक्ति जो है अधिसूचना की तिथि से भारत के नागरिक बन जाते हैं। जैसे उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि जब पौंडीचेरी को जो है भारत में शामिल किया गया तो भारत सरकार ने जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता आदेश 1962 जारी किया था, जिसके तहत वहाँ के लोगों को जो है नागरिकता दी गई थी। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को भारत में राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी। दूसरा कथन है, भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की कुछ विशेषता थी जिनको इसमें सम्मिलित किया गया है, लेकिन जो है कहा गया है कि इस अधिनियम ने जो है निदेशक मंडल को कंपनी के वाणिज्यिक मामलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी सौंपी। हालांकि कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रक बोर्ड नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस श्रेणी का व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने का पात्र होगा? संविधान के अनुच्छेद 7 में जो है कहा गया है कि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए भारत लौट आया हो, वह भारतीय नागरिक बन सकता है। इसके लिए उसे पंजीकरण के लिए आवेदन की तिथि से पहले 6 माह तक भारत में रहना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है। 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये भारत, कनाडा, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संयुक्त परियोजना है। दूसरा कथन है, यह जो है हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में 12 गुना अधिक जो है रेजोल्यूशन वाली बेहतर छवियाँ प्रदान करेगा। तीसरा कथन है, इसका निर्माण आर्कटिक क्षेत्र के जो है स्वालबार्ड में किया जा रहा है। तो प्रयुक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं ये आपको बताना है। तो एक तो यहाँ पे पहला कथन सही है, लेकिन जो है तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। तीसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि यह जो है भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने जो है हवाई यानी मौना किया में जो है 30 मीटर टेलीस्कोप साइट का दौरा किया है अभी हाल में जो है। और 30 मीटर टेलीस्कोप दुनिया की सबसे उन्नत और बड़े टेलीस्कोप में से एक है। और यह परियोजना जो है भारत, कनाडा, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थानों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का परिणाम है। और जो है यह हबल स्पेस जो है टेलीस्कोप की तुलना में 12 गुना अधिक बेहतर टीएमटी छवियों के साथ अद्वितीय जो है रेजोल्यूशन प्रदान करेगा। तो इस परियोजना की लागत भी जो है $2 अरब है। तो यहाँ पे जो है पहला और दूसरा सही है, तो टोटल 2 सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है कि संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। कथन दूसरा है कि ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद एक संप्रभु निकाय नहीं है। तो उपर्युक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कथन पहला गलत है, किंतु कथन दूसरा सही है। कथन पहला सही क्यों नहीं है? क्योंकि संसदीय व्यवस्था जो है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत था। दूसरा सही है क्योंकि ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत
गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। तो इस सिद्धांत का नाम है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करना। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 43 में किया गया है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। बहरीन, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब। उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमा फारस की खाड़ी से लगती है? तो सभी चारों की सीमा जो है फारस की खाड़ी से लगती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फारस की खाड़ी को घेरने वाले देश है बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन चयन समिति के सदस्यों में शामिल होते हैं? राज्यसभा का सभापति, लोकसभा में विपक्ष का नेता, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो आयोग का सदस्य कौन कौन होता है? उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, और जो है उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा मानवाधिकार से संबंधित जानकारी अथवा कार्यानुभव रखने वाले 3 व्यक्ति। और आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल और केंद्रीय गृह मंत्री इसमें सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक में स्थित कालाराम मंदिर के दर्शन किए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा कथन है, यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम को समर्पित है। तो इसमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यह मंदिर जो है महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। इसका निर्माण 1792 में सरदार रंगवार ओधेकर ने करवाया था। तो इस प्रकार यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और इस मंदिर का नाम भगवान राम की काले रंग की प्रतिमा पर रखा गया है। मंदिर में गर्भगृह में माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियां लगी हुई हैं और मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि लोकपाल के अंतर्गत एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 मेंबर होते हैं। दूसरा कथन है लोकपाल के 50% सदस्य न्यायिक सेवा से होंगे। तीसरा कथन है प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है? तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की जो विशेषताएं हैं उसमें देखा जाए तो लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, संसद सदस्य और जो है ABCD श्रेणी के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी भी आते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई भी बाहर नहीं है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसके अलावा जो है पहला और दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत वर्णित राज्यों का संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश राज्यों के संघ की अभिव्यक्ति का हिस्सा है। दूसरा कथन है संघ शासित प्रदेश का केंद्र सरकार के साथ राज्यों के समान संबंध होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों कथन यहाँ पे गलत है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान को एक जीवंत किसने जो है भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहे जाने का मुख्य कारण माना जा सकता है? किसे जो है भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहे जाने का मुख्य कारण माना जाता है? तो इसका जो है मुख्य कारण यह है कि भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माने जाने का प्रमुख कारण इसमें निहित लचीलापन है, अर्थात बदलती जो है परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए इसको जो है जीवंत दस्तावेज माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कितने भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में उल्लिखित आधारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों के अंतर्गत आ सकते हैं? पहला, एक खुफिया अधिकारी या गोपनीय सामग्री लीक करना। दूसरा, भाषण में हथियार उठाने के लिए प्रेरित करना। तीसरा है लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित करने वाला भाषण। चौथा है न्यायालय की अवमानना करना। तो यहाँ पे भी सही कथन का चयन करना है। तो खुफिया अधिकारी वाला भी सही है, भाषण में हथियार उठाने के लिए प्रेरित करना, लोकसभा में जो है अस्थिरता पैदा करना, और जो है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित करने वाला भाषण वह किसी मानदंड के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए उचित जो है प्रतिबंध नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा गलत है, चौथा सही है। तो 3 सही हो गए, पहला, दूसरा, चौथा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय संविधान में संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कहा गया है कि भारत में जो है संविधान संशोधन में संशोधन की मांग करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा कथन है संविधान संशोधन से संबंधित सभी विधेयकों को आधे राज्यों का अनुसमर्थन मिलना चाहिए। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो संविधान के अनुच्छेद 368 में जो है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया सम्मिलित है, जिसके तहत देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि ऐसे किसी भी जो है अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से समान बहुमत से पारित होना चाहिए। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत होता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कैग जो है भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का प्रमुख मुखिया होता है। दूसरा कथन है कैग को हटाने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा कथन है राष्ट्रपति संघ और राज्यों के लेखाओं की लेखा परीक्षक के संदर्भ में कैग के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे कितने कथन सही हैं, इसका उत्तर देना है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में जो है कैग के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा जाता है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक भी होता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्योंकि कैग को अपने पद से राष्ट्रपति के नाम किसी भी समय जो है त्यागपत्र दे सकता है कैग का जो मुखिया है, और राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से केवल उसी रीति या आधारों पर हटाया जाता है जिस रीति और आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तीसरा भी यहाँ पे गलत है। तीसरा भी यहाँ पे, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 149 में जो है संसद को केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के संबंध में कैग के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत करता है। तो यहाँ पे तीसरा भी गलत था, तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत के संविधान में द्विस्तरीय शासन प्रणाली लेकिन एकल नागरिकता की परिकल्पना की गई है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दूसरा कथन है चूंकि भारत के सभी नागरिक चाहे वे किसी भी राज्य में जन्मे हों या रहते हों, उन्हें नागरिकता की समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य की नागरिकता के आधार पर भेदभाव हो सकता है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? तो 77 में देखा जाए तो नागरिकता के बारे में जो है दोनों कथन सही है, तो इसलिए यहाँ पे, जबकि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे अन्य संघीय व्यवस्था वाले राष्ट्रों ने जो है दोहरी नागरिकता प्रणाली को अपनाया हुआ है, इसलिए जो है यहाँ पे देखा जाए तो पहला दूसरा दोनों कथन सही है। और भारत में विद्यमान एकल नागरिकता की व्यवस्था के कारण यहाँ जो है हमें जो है यह समस्या हमारे यहाँ पैदा नहीं होती किसी को नागरिकता प्रदान करने के लिए कि पहले स्टेट लेवल पे नागरिकता ले, फिर जो है सेंट्रल लेवल में ले। भारत में सभी नागरिकों को चाहे वे किसी भी राज्य में जन्मे हों या रहते हों, उन्हें पूरे देश में नागरिकता संबंधी सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, उनके बीच कोई भी भेदभाव नहीं होती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसमें केंद्रीय विधान परिषद के स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। दूसरा कथन है इसमें आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। तीसरा कथन है इसने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया था। तो उपयुक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो इसके संदर्भ में देखा जाए तीनों ही कथन जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है इस जो है अधिनियम को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में सुर्खियों में रहे जो है टोटलाइजेशन एग्रीमेंट का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका सर्वोत्तम वर्णन करता है ऑप्शन नंबर बी। यह दो देशों के बीच एक समझौता है जो दोनों देशों के बीच दोहरी सामाजिक सुरक्षा कटौती को समाप्त करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह नागरिकों के बीच तथा नागरिकों और सरकार के बीच संबंध को निर्धारित करता है। दूसरा कथन है यह निर्दिष्ट करता है कि किसी समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? 80 में देखा जाए दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। किसी राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है महाधिवक्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। दूसरा कथन है उसके वेतन भत्तों और सेवा भत्तों का निर्धारण संबंधी राज्य की विधानसभा करती है। तीसरा कथन है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने जो है सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है और संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्यों के महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है और उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक हो और उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए और वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। तो यहाँ पे जो है ये भी सही है, तीसरा भी सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है क्योंकि संविधान द्वारा महाधिवक्ता के वेतन भत्तों को निश्चित नहीं किया गया है। उसके वेतन भत्तों का निर्धारण जो है राज्यपाल करता है। तो दूसरा गलत है, तो टोटल 2 सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार M.N. रॉय ने रखा था। दूसरा कथन है इसका गठन 1945 में विविल प्लान द्वारा तैयार की गई योजना के तहत किया गया था। तीसरा कथन है इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय विधान परिषद द्वारा किया गया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है?
तो भारत के लिए संविधान सभा का गठन का विचार 1934 में पहली बार भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी नेता थे और लोकतंत्रवाद के प्रबल समर्थक एम.एन. रॉय ने जो है इसको रखा था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है और जो है दूसरा यहाँ पे गलत है, तीसरा भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर नवंबर 1946 में जो है संविधान सभा का गठन हुआ, ना कि 1945 में। और इसके सदस्यों का निर्वाचन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से किया गया, इसलिए तीसरा भी गलत है। तो अब केवल एक ही कथन सही है, पहला वाला, इसलिए एक कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता है? तो 83 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संविधान सभा की समितियां हैं, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष हैं। तो राज्य समिति के अध्यक्ष जो है राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, ये सही है। प्रक्रिया समिति के नियम के जो है प्रक्रिया समिति के नियम के जो है अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही सम्मिलित नहीं है, ये गलत है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सही है। पहला और तीसरा सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है कि भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या वह अपने क्षेत्र का एक हिस्सा किसी विदेशी राष्ट्र के पक्ष में सौंप सकता है। कथन दूसरा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु का अर्थ है भारत से ऊपर कोई प्राधिकारी नहीं है और वह अपने मामलों का संचालन करने में स्वतंत्र है। तो उपर्युक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 85 में देखा जाए तो कथन पहला दूसरा दोनों सही है तथा कथन दूसरा कथन एक की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला संघीय लोक सेवा आयोग, दूसरा है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, चौथा है अखिल भारतीय संघ। तो ये चारों ऑप्शन देखने हैं और भारत शासन अधिनियम 1935 में उपर्युक्त में से कितने प्रावधान किए गए? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ये भी सही है। लोक सेवा आयोग, ये भी सही है। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, ये भी सही है। अखिल भारतीय संघ, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह दुबई में आयोजित UNFCCC के COP28 के दौरान शुरू की गई भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक संयुक्त साझेदारी है। तीसरा कथन है इसका प्राथमिक उद्देश्य पश्चिम एशियाई देशों से आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करना है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि हाल ही में डेनमार्क ने जो है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है और इस पहल का उद्देश्य ऊर्जा के संधारणीय उपायों और समाधानों के मामले में आपसी सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, तो इसमें संयुक्त अरब अमीरात का जिक्र नहीं है, इसमें जो है डेनमार्क होगा। और तो पहला गलत हो गया, तो दूसरा भी यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में संधारणीय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिए दोनों देशों के उद्योगों, सरकारी संस्थाओं, अनुसंधान संस्थानों आदि के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा भी गलत है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही नहीं है कि इसने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया और उसकी शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल को स्थानांतरित कर दी। ये यहाँ पे सही नहीं है।
क्योंकि भारत संबंधी मामलों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को सौंप दी गई थी और ब्रिटेन में जो है भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त हो गया था। तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी से 16वें वित्त आयोग का गठन किया। इसे भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? तो इसको जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है और इस समय जो है इसके अध्यक्ष जो है प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचन के लिए जिम्मेदार है। दूसरा कथन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग जो है पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचन के लिए जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसकी जो है चुनावी प्रक्रिया संपन्न करवाता है। ठीक है, तो इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित लाभों पर विचार करें। पहला है सरकार का अधिक जवाबदेही होना। दूसरा है निर्णयन की गुणवत्ता में सुधार होना। तीसरा है दूसरों की तुलना में विवादों का बेहतर तरीके से समाधान करना। तो प्रयुक्त में से कितनों को लोकतंत्र के लाभ के रूप में माना जा सकता है? तो 92 में देखा जाए तो सभी तीनों को जो है लोकतंत्र के लाभों के रूप में माना जा सकता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन मामलों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाता है? तो पिछड़ी जाति की नियुक्तियों में आरक्षण देने के मामले पर, दूसरा है किसी अधिकरण के अध्यक्ष के चयन से संबंधित मामले पर, तीसरा है सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी मामलों पर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है, यह आपको बताना है। तो 93 में हम देख रहे हैं कि जो है यहाँ पे नागरिकों के किसी पिछड़ी जाति की नियुक्ति पर आरक्षण देने के मुद्दे पर ये जो है परामर्श नहीं किया जाता है। तो पिछड़ी जाति की नियुक्तियों में आरक्षण देने के मामले पर नहीं किया जाता और सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखने हेतु भी नहीं किया जाता। और आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता उच्च नागरिक उच्च पद या ग्रुप सी व डी की सेवाओं के अधिकतर पदों के चयन के संबंध में भी जो है परामर्श नहीं किया जाता। तो ये भी गलत हो गया। सिर्फ जो है परामर्श किया जाता है सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी मामलों पर चर्चा की जाती है। तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कोयला नियंत्रक संगठन के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की है। इस संबंध में कोयला नियंत्रक संगठन के निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें। ये जो है तीनों कार्य हैं। अब इनको देख के, चारों कार्य हैं और इनको देख के बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन जो है इसके संदर्भ में सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है भारत में जो है पदस्थ विदेशी राजनयिकों के बच्चे। दूसरा भारत में निवास करने वाले शत्रु देश के नागरिकों के बच्चे। तीसरा है अवैध प्रवासी का बच्चा। तो प्रयुक्त में से कितने व्यक्तियों को भारत में जन्म से नागरिकता प्राप्त होती है? तो 95 में हमें देखने को क्या मिलता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों, या माता या पिता में से कोई एक उस समय भारत का नागरिक हो, या दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। और जो है यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे जो है गलत है, क्योंकि भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी स्थापना की 150वीं वर्षगांठ मनाई। इस संदर्भ में IMD से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है, यह देश में भूकंपीय गतिविधि की निगरानी के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। दूसरा कथन है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तीसरा कथन है, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो बताना है कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो 96 में देखा जाए तो दूसरा कथन भी सही है। पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र जो है देश में भूकंपीय गतिविधि की निगरानी के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। तो दूसरा तो सही है, पहला यहाँ पे गलत है और तीसरा भी यहाँ पे सही है। तो 2 यहाँ पे सही हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये कथन दिए गए हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में, जिसका जो है उपबंध अनुच्छेद 360 है, जिसमें राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार दिया गया है। तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो इस प्रावधान को जो है 1978 की 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हालांकि हटाया गया, जिसमें जो है कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अब जो है न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल घोषित करने को लेकर राष्ट्रपति की संतुष्टि को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पे चुनौती दी जा सकती है, और एक बार संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होने के बाद वित्तीय आपातकाल रद्द होने तक अनिश्चित काल तक ये जारी रह सकता है। और वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय एक नई उद्घोषणा द्वारा रद्द कर सकते हैं। ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे पहला सही हो गया और तीसरा गलत हो गया। चौथा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सही के लिए पूछा गया है, तो पहला और चौथा सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव। दूसरा है केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान। तीसरा है देश की एक बड़ी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करना। तो इसमें कहा गया है हमारे संविधान की जो है विशाल आकार के लिए उपर्युक्त में से कितने कारण जिम्मेदार हैं। तो 98 में देखा जाए कितने कारण जिम्मेदार हैं, तो एक तो पहला है, दूसरा है, लेकिन तीसरा यहाँ पे जिम्मेदार नहीं है कि देश की एक बड़ी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करना जो है हमारे संविधान के विशाल आकार के लिए उपयुक्त जो है कारण के रूप में नहीं माना गया। तो यहाँ पे 2 कथन सही हैं, पहला दूसरा, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कितने तत्व जो है विभिन्न न्यायालय निर्णयों द्वारा निर्धारित संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। पहला है संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति। दूसरा है विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। तीसरा है न्याय तक प्रभावकारी पहुँच। तो उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार चौथा ऑप्शन है। पांचवा समाजवादी राज्य। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, कल्याणकारी राज्य, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, और उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार, ये चारों जो है सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन पांचवा ऑप्शन समाजवादी राज्य जो है संविधान का मूल ढांचा नहीं माना गया, हालांकि कल्याणकारी राज्य के विचार को संविधान का हिस्सा माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, संविधान के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में राज्य शब्द में जो है निम्नलिखित में से कितने जो है शामिल हैं। पहला है संसद और राज्यों का विधानमंडल। दूसरा है संघ की कार्यपालिका एवं राज्य सरकारों की कार्यपालिका। तीसरा है नगर पालिकाएँ और पंचायत। चौथा है LIC और ONGC जैसे प्राधिकरण। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो है सभी शामिल हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही विजन IAS का पहले नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।